हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री। तो इसके सिलेबस मैं इससे पिछली ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे इस चैनल पर हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही सब्जेक्ट का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है तथा हिंदी और इंग्लिश के नोट्स भी अलग अलग प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट हैं। ठीक है, बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट है और जो यूनिट फर्स्ट है उसके दो सेक्शन है, यानी दो भागों में डिवाइड है। पहले सेक्शन का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और दूसरे सेक्शन का नाम है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो इन दो सेक्शंस में डिवाइड है। तो आज से हम इसका पहला सेक्शन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप केमिकल काइनेटिक्स। चलिए, आप सभी ने हेडिंग डाल ली होगी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी कहलाती है। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक गतिकी। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग से क्या मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वह किस गति से हो रही है, धीमी गति से हो रही है या तेज गति से हो रही है। यानी कि रिएक्शन जो है वह फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, उसको ही कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहां पर जो केमिकल काइनेटिक शब्द है, केमिकल काइनेटिक ये जो शब्द है, इसमें काइनेटिक्स का क्या अर्थ होता है, ये देखते हैं कि इसमें काइनेटिक्स का क्या अर्थ होता है। देखिए क्या है, ये जो काइनेटिक शब्द है, तो ये काइनेटिक जो शब्द होता है, काइनेटिक जो है ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द कौन सा है? काइनेसिस। ठीक है, तो काइनेटिक एक ग्रीक शब्द काइनेसिस से लिया गया है और इस काइनेसिस का जो अर्थ होता है वह होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, ठीक है, दर या वेग। ठीक, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, धीमी गति से हो रही है या तेज गति से हो रही है, इस बात का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक एक ग्रीक शब्द काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस का अर्थ होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। यानी कि जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश वाले इसे कैसे लिखेंगे? तो इंग्लिश वाले देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसे। क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच velocity of chemical reaction and its mechanism of action is studied is called chemical kinetics।
ठीक है, तो इंग्लिश वाली इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी नोट्स तो आपको अलग मिल ही जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हो गया केमिकल काइनेटिक्स को समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे इसमें। यहाँ पर हमने देखा कि काइनेसिस का मतलब होता है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल के रखें रेट ऑफ रिएक्शन। अब हेडिंग आप सभी ने डाल ली होगी, अभिक्रिया की दर या वेग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखिए क्या है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। क्या मतलब है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें अभिकारक की सांद्रता जो है वह घटती है और उत्पाद की सांद्रता जो है वह बढ़ती है। तो ये हम जानते हैं क्या होता है कि कोई रिएक्शन है जिसमें अभिकारक ए उत्पाद बी बना रहा है, ये एक अभिकारक है जो उत्पाद बी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अभिकारक है इसकी जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वह घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो ये सांद्रता है किस गति से बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है। बढ़ना भी एक क्या है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन तो हो रहा है, इसकी घट रही है तो परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तब भी परिवर्तन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को, मतलब जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है अभिकारक या उत्पाद की, वो किस स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड को ही कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग। क्लियर हुआ? ये कोई अभिकारक है, ये कोई अभिकारक है जो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना, अब इसका हम फॉर्मूला प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष प्राप्त कर रहे हैं, अभिकारक के सापेक्ष, फिर हम उत्पाद के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो माना कि उत्पाद की जो कंसंट्रेशन है, उत्पाद की सांद्रता है, वो किस स्पीड से बढ़ रही है या बदल रही है। ठीक है ना, पहले हम उत्पाद की निकालेंगे कि उत्पाद की है तो वह घटेगी, तो किस स्पीड से घट रही है उसको ही कह रहे हैं अभिक्रिया की दर। तो हम अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखते हैं किस तरीके से निकलता है। माना T1 समय पर जो अभिकारक है, अभिकारक ए जो है उसकी सांद्रता है कितनी है, मान लेते हैं कि x1 मोल पर लीटर है। ठीक है, माना T2 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता x2 मोल पर लीटर हो जाती है, ठीक है। तब इस अभिकारक ए के सापेक्ष, अभिकारक ए के सापेक्ष क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं अभिकारक ए के सापेक्ष। क्या सूत्र हो जाता है इसका, ये हो जाता है x2 माइनस x1, कितनी, सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, x2 माइनस x1 अपॉन समय में परिवर्तन कितना है, T2 माइनस T1, ठीक है। लेकिन यहां पर नेगेटिव का चिन्ह भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटती है
कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता घटती है, और घटती है इसीलिए हम इसे माइनस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम बात करें कि उत्पाद के सापेक्ष निकाल दें। उत्पाद के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, तो यहां पर ही लिख देते हैं उत्पाद बी के सापेक्ष। उत्पाद बी के सापेक्ष क्या हो जाएगी, उत्पाद बी के सापेक्ष रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। तो ये क्या है, यहां पर उत्पाद की जो सांद्रता है वह बढ़ती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, तो सूत्र हमारा ये होगा, ऊपर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह नहीं रहेगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया उत्पाद बी के सापेक्ष। तो इस तरीके से अगर हम फाइनल फॉर्मूले की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन के फाइनल फॉर्मूले की यानी बेसिक फॉर्मूला हमें प्राप्त करें तो वो क्या होगा, पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पर जगह बच रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर फाइनल फॉर्मूले की बेसिक फॉर्मूले की रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, x2 माइनस x1 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज को प्रदर्शित कर रहा है, x2 माइनस x1 सांद्रता में परिवर्तन को दिखा रहा है, तो इस x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है, और dx को हम del x भी लिख सकते हैं, और dt को हम del t भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक फॉर्मूला जो निकल के आता है वही आता है, क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt या del x अपॉन dt। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी अभिकारक या उत्पाद जब कोई भी अभिकारक जब उत्पाद का निर्माण करता है तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई उस केमिकल रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता किस स्पीड से घट रही है और उत्पाद की सांद्रता किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन किस गति से हो रहा है, उसी को कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। तो फाइनल जो बेसिक फॉर्मूला हमारा निकल कर आया रेट ऑफ रिएक्शन तो वह है dx अपॉन dt बराबर या del x अपॉन dt। ठीक है, अब बात करें हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट में यहां पर लिख देता हूं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर क्या है dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt है। dx क्या है, यहां पर x क्या है, x कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं, अभिकारक को क्या कहते हैं, अभिकारक होता है रिएक्टेंट, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट, और सांद्रता होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पर dx अपॉन dt है, तो dx क्या, x क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, t तो है ही समय, टाइम। तो यहां तक अगर मैं इसके बात करूं तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी यूनिट, क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक, अब यहां तक हमने ये क्लियर कर लिया कि अभिक्रिया की दर क्या है, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसकी यूनिट देख ली, अभिक्रिया की दर हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लॉ, यानी कि अभिक्रिया की रेट लॉ यानी कि दर नियम, दर नियम या वेग नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे दर नियम रेट लॉ। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा था जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, इसे इंग्लिश में अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। इसे क्या था, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंग्लिश मीडियम वाले उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दर या वेग नियम, क्या इंग्लिश में कहते हैं इसे रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, ये क्यों दिया गया,
इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक होते हैं, एक से अधिक अभिकारक अणु भाग लेते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है तथा अणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभिकारकों की सांद्रता की पावर के रूप में रहती हैं। क्या मतलब हुआ? देखिए अभी हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हमने देखा कि एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है जो एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है। लेकिन रेट लॉ क्यों दिया गया? रेट लॉ इसलिए दिया गया जब एक से अधिक अभिकारक हो, जब एक से अधिक अभिकारक हो तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर है वह क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसलिए ये दर या वेग नियम दिया गया। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें एक से अधिक अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये नियम कहता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एक से अधिक अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है तथा जो अणुओं की जो संख्या होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के पावर के रूप में रहती है। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे कि मानो कोई अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन मान लेते हैं हम जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये भी एक रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है और एक ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो ये रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इस कंडीशन में, रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अभिक्रिया की दर इस कंडीशन में क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो क्या कह रहा है ये कि जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। अभिकारक अणु ये हैं, ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती है इन दोनों के सांद्रताओं के प्रोडक्ट पर, ठीक है। जो सांद्रता होती है उसे इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अभिकारक अणु ए, ये एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक है, इन दोनों की सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे तो इन्हें ब्रैकेट में रख देंगे तो ये सांद्रता प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें तथा अणुओं की संख्या अभिकारकों की सांद्रताओं की पावर के रूप में रहती है, यानी कि यहाँ पर अणुओं की संख्या दिखा देंगे, जो n है वो अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 है 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये है रेट लॉ किसका, जब एक से अधिक अभिकारक अणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तब ये रेट लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है k, क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है k। ये जो कांस्टेंट होता है इसे कहते हैं दर स्थिरांक, क्या कहते हैं, दर स्थिरांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो एक फॉर्मूला हमें ये भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम अभिकारक A और अभिकारक B इन दोनों की सांद्रताओं को 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, अभिकारक A और अभिकारक B इन दोनों की सांद्रताओं को 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं अभिकारक B की सांद्रता को 1 मोल पर लीटर ले लेता हूँ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, क्या आएगी, ये भी 1 मोल पर लीटर है, ये भी 1 मोल पर लीटर है, यहाँ पर केवल k रह जाएगा यानी कि रेट कांस्टेंट रह जाएगा। तो इस कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट होगा वो
जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। कब होगी? जब अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं वो 1 मोल पर लीटर हो तब। ठीक है, तो यहां तक हो गया दर या वेग नियम। अब बात करें, यहां तो हो गया वेग या दर नियम। अब इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? dx अपॉन dt होता है, किसके बराबर है? k के बराबर। एक फॉर्मूला हमारे लिए ये मिल जाता है। ठीक, तो यहां तक हो गया। क्या होता है रेट लॉ? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक से अधिक अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, तो उसकी जो रेट होगी, उसकी जो दर होगी, उस केमिकल रिएक्शन की जो दर होगी वह क्या होगी? उन अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के प्रोडक्ट पर निर्भर करेगी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सांद्रताओं की पावर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। अब इंग्लिश वाले इसे कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। जगह अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of reaction depends directly on the product of concentration of reactant and the number of molecules present in the power of concentration of reactant। तो इस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे लिख सकते हैं। बाकी अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो होगा कि जो केमिकल रिएक्शन की रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसको कौन कौन से अभिकारक अणु प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम किन कारकों से किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तेज कर सकते हैं या धीमी कर सकते हैं, कौन कौन से अभिकारक के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, कारकों को प्रभावित करने का मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब यही हो जाता है कि कौन कौन से कारक जो हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज कर देंगे या उसे धीमा कर देंगे, कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो लिखेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला जो कारक है वह है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम यदि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घटेगी या बढ़ेगी, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वह बढ़ जाएगी या घट जाएगी। देखिए क्या है, ये लिखा है सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये कभी भी हम पानी को उबालते हैं या दूध को उबालते हैं तो हमने देखा है कि जब हम गैस को बढ़ा देते हैं, गैस धीमी है तब उसमें उस समय कोई उबाल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम गैस को उबाल देते हैं, जब गैस को बढ़ा देते हैं तो जो पानी है उसमें तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है ना, उसके जो अणु होते हैं वे कंपन करने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो जल के अणु हैं उनमें गति उत्पन्न हो गई। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन सही, जब उसके हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसके जो अणु हैं, उसमें जो अभिकारकों के अणु हैं वे तेजी से कंपन करने लगते हैं। तेजी से कंपन करने का मतलब ये हो गया कि जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर बढ़ गई। ठीक है ना, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये हम उसका ताप बढ़ा दें तो उसकी जो दर है, उसकी जो गति है वह बढ़ जाएगी। अगर गैस हम धीमी चला रहे हैं तो पानी देर से उबलेगा, लेकिन हम अगर गैस को तेज कर देते हैं, टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो पानी जल्दी उबल जाएगा। ठीक है ना, तो यही मतलब है यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्ट 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, यदि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की जो दर है एकदम डबल हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहां पर जो बात आती है इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए क्या है कि अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अनुक्रमानुपाती होती है
समानुपाती होती है किसके? टेम्परेचर की। टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से ये हमें निकलता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरे प्रभाव के दूसरे कारक की बात कर लेते हैं। दूसरा कारक क्या है? दूसरा, तो अभी रफ करने से पहले एक बार इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसे इंग्लिश में? लिखा है कि सामंजस्य बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ट्विस या डबल, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट कारक या नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। देखिए, अब नेक्स्ट फैक्टर है दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है वह बढ़ जाती है। अब इसे सिद्ध कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है वह बढ़ जाती है। तो देखिए, हम जानते हैं क्या होता है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम दाब की बात कर रहे हैं तो हम दाब को ही लेकर चलेंगे। P बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन में, ठीक है। अब जब दाब की बात हो रही है तो हमें दाब और ताप इसमें से एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेकिन हम बात दाब की कर रहे हैं तो दाब को तो हम कांस्टेंट रख नहीं सकते, यानी प्रेशर को हम कांस्टेंट रख नहीं सकते, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर एन आर अपॉन में V। अब जो R है यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह होता है, तब ये R वो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और R लगाते हैं, तो हम इसे R की जगह पर समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। अब ये हो जाएगा N अपॉन B, R की जगह पर हमने समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि N अपॉन B क्या होता है? N अपॉन B क्या होता है? N अपॉन B होता है, N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक। B क्या है? आयतन है। तो मॉलिक्यूल्स अपॉन आयतन, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। अब देखिए, P अनुक्रमानुपाती आया कंसंट्रेशन के, यानी कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन उतनी ही अधिक बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ने को क्या हो गया कि अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। जिस स्पीड से हम दाब बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी कि जो अभिक्रिया की दर है वह बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर हमारी बढ़ जाती है। देखिए, अगला प्रभाव है, अगला जो कारक है वह है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन पर, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उस पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उत्प्रेरक होते क्या है। देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो दर होती है उसे घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी गति को या तो ये तेज कर देंगे या फिर उसे धीमा कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो जो पदार्थ किसी भी अभिक्रिया की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं बिल्कुल ही, तो उन्हें ही कहते हैं उत्प्रेरक। अब जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक इंग्लिश में जानते हैं क्या होता है? कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। इन्हें विष उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष उत्प्रेरक। विष को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया को बंद करने का काम करते हैं, ठीक है ना। हम इन्हें विष उत्प्रेरक भी कहते हैं, अभिक्रिया को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव
ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव या पॉइजन। पॉइजन, ठीक है, नेगेटिव। अब वो जो धनात्मक उत्प्रेरक हैं, धनात्मक उत्प्रेरक जो हैं वह क्या करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पर। धनात्मक उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की जो दर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज, यानी कि बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ लो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को, किसी केमिकल रिएक्शन की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक के रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, और ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए फैक्टर्स जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत आती है। बाकी जो भी आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी दिक्कत आई हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी टॉपिक जो है वो इंग्लिश में बताने से रह गया हो, ठीक है, तो बाकी उसके तो आपको नोट्स से पीडीएफ पे मिली जाएंगे, पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी यहाँ पर मैं करा रहा हूँ उसके नोट्स आपको मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बाकी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आप कहीं पे भी उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अभिक्रिया की दर हमने देख ली क्या होती है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए हमने क्या होते हैं, रेगला पढ़ लिया क्या होता है, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब भी हम इसमें जान चुके हैं, ठीक। यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक आप अपनी स्टडी को बेटर बनाए रखिए।